हेलो दोस्तों, अनलॉक बीपीएससी पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जो वेरियस एग्जाम के पीवाईक्यू के साथ अदर न्यू एमसीक्यू को कंबाइन करके ये सीरीज बनाया गया है, जो 72 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज के थ्रू हम कंसेप्ट और क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझेंगे। इस सेट के लिए आपको 32 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें 1/3 निगेटिव है और 24 मिनट के लिए टाइम है। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले खुद से सॉल्व करें, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है बिहार के ज्योग्राफी के रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है शिवालिक रेंज एक्सटेंड इनटू द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। शिवालिक जो रेंज है वो नदर्न पार्ट जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में है। चलिए ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्लेन ऑफ बिहार वर फॉर्म बाय अलुवियल सॉइल डिपॉजिट, जो गंगा के रिवर के थ्रू लाया गया है, और थिकनेस इज यूनिफॉर्मली एवरीवेयर। अब उसके बाद में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि ये जो एलिवियल सॉइल है वो गंगा के रिवर की, ये तो सही है, बट सेकेंड पार्ट में देखिए थिकनेस यूनिफॉर्मली, मतलब सब जगह सेम है। जो एलिवियल सॉइल का जो डिपॉजिट है सब जगह सेम है, एक क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डिपॉजिट कहीं कम हो कहीं ज़्यादा है, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस को आप इस लैंग्वेज से इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। उसके बाद आपका आंसर जो होगा वो होगा ए आंसर हो जाएगा। अब शिवालिक रेंज के बारे में जानते हैं। ये शिवालिक रेंज है जो हिमालय का पार्ट है। हिमालय के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है, सेकेंड है मिडिल है, और लेसर है। लेसर हिमालय को शिवालिक कहते हैं, जो बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें शिवालिक रेंज में एक बिहार के हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट। जिसका सोमेश्वर फोर्ट है, सोमेश्वर फोर्ट जो है उसका हाइट है 880 मीटर। इसका हाइट है जो बिहार के हाईएस्ट पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोपेन क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। नदर्न बिहार का क्या क्लासिफिकेशन है, ये प्रीवियस ईयर है। तो नदर का है CWG, मतलब कि मानसून टाइप क्लाइमेट है और ड्राई विंटर है, ये है। अगर हम इसका सदर्न पार्ट देते हैं तो सदर्न आपका AW आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी रिलेटेड। अब करेवास के बारे में पूछ रहा है। करेवास क्या है? ग्लेशियर डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट है जो सेफ्रॉन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेफ्रॉन जो होता है सेफ्रॉन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको जेफराइन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल के हिसाब से। मत इसको सेफ्रॉन है जो वर्ल्ड के बहुत कम जगह पे ही ये ग्रो किया जाता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा रीजन में ये ग्रो करता है, तो ये आपके कश्मीर हिमालय में ग्रो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया, तो पहले ये भी ध्यान रखें करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। तो कैमूर प्लेटू के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इट इज़ द पार्ट ऑफ विंध्या रेंज, तो ये पता है कि ये विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है। कैमूर प्लेटू इज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ सैंडस्टोन लाइमस्टोन, इसीलिए कि सैंडस्टोन लाइमस्टोन जो भी है वो उसका डिपॉजिट है, इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे पाया जाता है। और ये रोहतास और कैमूर प्राइमरी जो होता है रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। उसके बाद में इसका ये स्टेटमेंट जो डी है वो बोल रहा है कि ईस्ट ऑफ सोन रिवर्स। जो कैमूर है वो ईस्ट ऑफ सोन रिवर्स हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ईस्ट ऑफ सोन रिवर बोल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और जबकि ईस्ट नहीं है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सोन रिवर्स में आता है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रिवर के रिलेटेड है। नॉट ज्वाइंट गंगा फ्रॉम द सदर्न साइड्स। नॉट पूछ रहा है, इसको हाईलाइट करना है आपको। अब सदर्न साइड, सदर्न से नहीं करता है, तो मतलब नदर साइड से, नदर्न प्लेन से ज्वाइन करता है। देख, पुनपुन हो गया, कर्मनासा हो गया, महानंदा हो गया और फल्गु। तो महानंदा जो है ये आपका नदर्न प्लेन में ज्वाइन करता है, जो आपके पास
बिहार के ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट होता है वो वाला ही पॉइंट होता है। सबसे लास्ट में ये महानंदा आता है बिहार में, जो गंगा से मिलता है। अब आते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री में है, नोट पूछ रहा है करेक्ट रिगार्डिंग द 1857 रिवोल्ट, जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें पूछते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ए में क्या बता, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह लेड द रिवेलियंस इन द शाहाबाद रीजन। तो ये तो करेक्ट है, ये पता है, आरा शाहाबाद रीजन है, ये सही है। उसके बाद में पटना लेड बाय द जो बुक सेलर थे पीर अली, ये भी सही स्टेटमेंट है। दानापुर म्यूटनी, ये भी हुआ है। अब देखिए डी में, डी स्टेटमेंट देखिए, मुजफ्फरपुर रिमेन द कंप्लीटली अनटच्ड। अब कंप्लीटली अनटच्ड मतलब वहाँ कुछ पता ही नहीं था लोगों को कि हो रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो वहाँ भी वायलेंट ऑकर हुआ था, मिलिट्री हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट जो पूछा है, तो आपका मुजफ्फरपुर में आ गया। दूसरा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जो लेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती, कब किया, 1929 को इस्टेब्लिश किया है। कहाँ किए थे वो, सोनपुर में किए थे। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए किसान के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो वॉइस द पीजेंट ग्रीवेंस अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। अगला देखिए आर्म रिवेलियन के बारे में पूछ रहा है, डिमांड फॉर क्रिएट बिहार, ठीक है, सेपरेट प्रोविंस, पैरेलल पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी टू कांग्रेस। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, किसान सभा, और कहाँ पे किसान लिखा हुआ है, पीजेंट, पीजेंट किसान, इसका ऑब्जेक्टिव ए होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है आर्म रिवेलियन है, आर्म रिवेलियन इसमें बोल रहा है क्रिएशन ऑफ बिहार सेपरेट बोल रहे हैं, उसके बाद में ये पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो सोनपुर में इस्टेब्लिश किए गए थे, और ये स्वामी सहजानंद। और इसी तरह से ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में लखनऊ में इस्टेब्लिश किया गया था, वो ऑल इंडिया था, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था। चलिए नेक्स्ट आपको 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पूछा गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है भागा। भागा देखिए लैंग्वेज समझिए, भागा मतलब क्या होता है, भागा जो डिवीजन होता है, डिवाइड करता है ना, भागा, ठीक है। ड्यूरिंग द महाजनपद रीजन, ठीक है। नंबर ए में किंग पर्सनल सेक्रेटरी फोर्स बोल रहा है। शेयर क्रॉप, देखिए भागा शेयर क्रॉप पेएबल टू द किंग, एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में है। और वैदिक रिचुअल है। नंबर डी में क्या बोलते हैं, टोल टैक्स है, लिवाई ऑन द मर्चेंट। तो इसका आंसर है बी, जो भागा जो होता है 16 जो प्रोड्यूस होता था, जो यील्ड होते थे उस पर लगाए जाते थे 16 भागा, ठीक है, टैक्स। अभी तक जो भी क्वेश्चन देखते होंगे वो फेमिलियर क्वेश्चन है, अभी और भी न्यू क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हमने सिंगल वाला है और मल्टीपल दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर, दोनों तरह के क्वेश्चन को कंबाइन करके बनाया गया। अब आपके क्वेश्चन नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि बिहार में जो इफेक्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट को घोषित कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा वायलेंट हो गया था, पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, अथॉरिटी को चैलेंज किया था, उसके वजह तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए ज़्यादा इफेक्ट था, तो वो था सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था, इसीलिए इसको क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था उस टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मेजर आउटकम पूछ रहा है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुआ है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ है, तो उसमें क्या क्या कम्बिनेशन हुआ है, उसके बाद में कंपाइल ऑफ सुत्त पिटका एंड विनय पिटका, डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघा इनटू द, ठीक है, महासंघिका। नंबर सी में क्या बोल रहा है, महायाना सेक्ट हो गया, अभिधम पिटका। अब देखिए सबसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो राजगिरा या गिरिराज राजगिर में होता है। तो राजगिरी में होता है, तो इसमें सबसे पहले अजात शत्रु थे, तो इसमें ये वाला होता है, ठीक है। दूसरा था डिवीजन ऑफ, ये सेकेंड वाला है, ये डिवीजन हुआ था जो काला अशोका के टाइम हुआ था, काला अशोका जो किंग थे उस टाइम में। और ये पटना पाटलिपुत्रा में हुए थे, सॉरी वैशाली में हुआ था। सेकेंड जो है वैशाली में, यहाँ पे लिखा हुआ है वैशाली, हाँ।
उसके बाद में अभिधम पेगा जो अशोका के टाइम हुआ था, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और ये थर्ड जो था ये आपके कश्मीर में जो हुए थे कनिष्क के टाइम में, ये वाला थर्ड का आउटकम, ये सॉरी फोर्थ का आउटकम है, ये थर्ड का आउटकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि रेवेन्यू सिस्टम जो होते थे पट्टा एंड कबूलियत, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी जी ने, शेरशाह सूरी ने किया था। और इसके बाद में जो इसका न्यू जो टाइप आया था, जो जब्त सिस्टम था, तुदरमन ने लेकर आए थे, उसके मतलब रिकमेंडेशन पे अकबर के टाइम में, तो इसी का आगे एक्सटेंशन था। तो ये पट्टा और कबूलियत जो थे, ये शेरशाह सूरी के टाइम में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइंस टेक्नोलॉजी साइंस का आता है जनरल। अब इसके बाद में एसेंशियल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द ह्यूमन बॉडी। अब ब्लड, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये अब तो नहीं पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है? विटामिन के रिलेटेड। विटामिन ए जो होता है वो किसके रिलेटेड है? विटामिन ए होता है आपके पास ब्लाइंडनेस के रिलेटेड हो गया। हाँ, विटामिन बी होता है वो बोन के रिलेटेड हो जाता है ना, बोन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम्स टू द रेयर मीडियम्स। तो स्पीड पे और डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? जो डायरेक्शंस और स्पीड पे क्या डिफरेंस होता है? तो इस पे स्पीड क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लाइट का जो है बैंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? जॉन डाल्टन पोस्टुलेट द एटम्स एंड इनविजिबल। इनका मतलब कहना था कि ये एटम जो है इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद में आता है जे थॉम्सन डिस्कवर न्यूक्लियर। ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है, क्योंकि जे थॉम्सन जो था वो इलेक्ट्रॉन को किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किया था, और ये रदरफोर्ड ने किया था डिस्कवर, जो थे रदरफोर्ड, जो 1911 में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, और ये न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो स्टेटमेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 15 है। 15 में क्या करता है? कंपाउंड यूज ऑफ द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग, मतलब कि कौन सा कंपाउंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके पास ये है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब कंबाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो उस वो क्या करता है? हेवियर टू एयर होता है, एयर से हेवियर होता है, और वो क्या होता है? ऑक्सीजन के कंटेक्ट को क्या कर डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? फायर आग बूझने में हेल्प होता है। तो ये CO2, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो ये तो पता है आपको, H2SO4 होता है ना। चलिए उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑडिबल्स एंड द ह्यूमन एयर। मतलब कि फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन एयर को कितना, कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑडिबल होता है। तो ये आपके पास ये ऑडिबल जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20K जो हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी होता है जो ऑडिबल होता है। एवर्ब जो होता है वो अल्ट्रासाउनिक अल्ट्रासाउंड रेंज होता है, जो बेबी को डिटरमाइन करे, प्रेगनेंसी में जो बेबी होते हैं उसको उसके मतलब की कंडीशन को जानने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड। अब कौन सा टिश्यू जो है
ये फूड में ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। जैसे देखिए इसमें जाइलम है, फिलियम है, तो फूड है ना, फूड तो याद रखना, फूड फिलियम फूड हो गया ना, फिलियम फिलियम फीड हो गया। जो फूड के लिए होता है ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शन मतलब मल्टी डायरेक्शन में यूज़ करता है। जो लीव से अदर पार्ट में ये फूड को ट्रांसपोर्टर में काम करता है। जाइलम का जो काम होता है वो क्या करता है, रूट से लीव में ये क्या करते हैं, वाटर को लेकर जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया थे, जो सेकुलर सोशलिस्ट एंड प्रियम्बल में जो इंक्लूड किया गया है, ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? पहले के सेकुलर सेकुलर जो वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट मेंशन था, इम्प्लिसिट मेंशन नहीं था, तो कौन सा, तो ये आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट के थ्रू आया गया है। और प्रियम्बल को ओनली वन टाइम ही अमेंडमेंट किया गया है, जो 42nd अमेंडमेंट था। और प्रियम्बल को ही आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो समरी है, पूरा आइडेंटिटी प्रियम्बल है। ठीक है, उसके बाद में ये 86 अमेंडमेंट है, जो आपके पास राइट टू एजुकेशन है की बात करता है। बच्चे 6 to 14 ईयर बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट है, जिससे आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। फिर आपके पास DPSP में इंक्लूड किया गया, और इसके थ्रू फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हो गया। उसके बाद में ये 24 अमेंडमेंट है। 24 अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, 24 अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर आपको प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है पास होने के बाद, तो मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट उसको एसेट देगा, उसको उनको मतलब कि उनको एसेंट देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में 44 है, 44 अमेंडमेंट आता है, वो जो राइट टू प्रॉपर्टीज़ को फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट बना देता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया क्या, बी। चलिए नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनाई गई थी 1947 में, उसमें पंचायती राज का थ्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें कौन कौन सा कंस्टिट्यूट होता है, तो इसमें है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आपको ये कमेंट सेक्शन में यह देना है जमा कि सारे स्टेट जहाँ भी पंचायती राज अप्लीकेबल है, तो वहाँ पे सब जगह 3 टायर है या 2 टायर है। 3 टायर के लिए क्या कंडीशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके पास रीट के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है, जो रीट के बारे में बात करता है। वी कमांड कौन सा रीट में आता है? जैसे हैबियस कर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन है, को वारंटो हो गया। तो और देखिए रीट है तो आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट को रीट का पावर है, और इसमें 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो वी कमांड जो होता है वो मैंडेमस में आता है। ठीक है, और इसमें मैंडेमस में थ्रू आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे हैबियस कर्पस होता है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कभी इलीगल डिटेंशन होता है उसके होता है ना। प्रोविज़न जो होता है, जो लोअर कोर्ट हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि अपने जुडिशियम कैसे करना है, ये सब। तो ये आपके 5 टाइप का रीट होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है मैंडेमस। उसके बाद में आता है DPSP के बारे में है कि विलेज पंचायत कौन सा है, तो ये तो इजी है, ये आपके पास 40 है। अब 40 आर्टिकल 40, अब 44 है। ये यूनिफॉर्म सिविल UCC के बारे में बात करता है। और ये 39 जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन के बारे में बात करते हैं। और ये जो है ये एग्रीकल्चर्स है, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बारे में ये बात करता है। 48 अमेंडमेंट जो 48 जो आर्टिकल है वो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट होता है, जो आर्टिकल 61 में बात करता है। तो इम्पीचमेंट
कैन बी रेफर्ड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब आइदर मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर सपोज इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, 543 का 2/3 लोग जो हो वो 2/3 लोग मतलब इसको वोट करेगा तब भी ये पास होगा। तो स्टेटमेंट इसका दोनों सही होता है। नेक्स्ट होता है 23 आ जाता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। स्टेगफ्लेशन जो कम्बिनेशन जो होता है यूनिक फीचर्स होता है जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 24 क्वेश्चन होता है। 24 क्वेश्चन में ये बोलते हैं रुपीज़ डिवेल्यूएटेड फर्स्ट टाइम्स इन द इंडिपेंडेंट। डिवेल्यूएटेड का मतलब क्या होता है, सपोज कि अगर हम $1 है, $1 का 50 है, तो हम डिवेल्यूएट करके $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ कर दिया। अब डिवेल्यूएट करने से क्या होगा, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे अभी देखिए रुपीज़ 1995, पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, मगर बहुत सारे उसका रुपीज़ का वैल्यू कम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अगर डिवेल्यूएट किया गया तो सबसे पहले जो डिवेल्यूएट किया गया 1949 में और 66 में किया गया और 1991, तीनों टाइम में आपका डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़ किया गया। इस टाइम में किया गया तो ये पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटिश पाउंड है उसके अगेंस्ट में किया गया था, ये 1949 में फर्स्ट टाइम्स। उसके बाद में हम आते हैं नंबर 25 में बिहार इकोनॉमिक्स के बारे में। मस्ट a significant structural season of the slow growth of the एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब कि क्या कारण है, सिग्निफिकेंस ग्रेंस है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद बिहार का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है बहुत स्लो हुआ है। तो उसके क्या है देखिए, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ द मानसून। यह स्टेटमेंट गलती होगी, मानसून तो टाइप करना कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्टी लैंड रिफॉर्म एंड एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। नंबर सी में क्या, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, absent ऑफ टोटल absence ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड हेल्थ। देखिए दोनों में टोटल absent ये गलत हो सकता है, ये कंप्लीट absent बोल रहा है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसका में फॉल्टी क्या है, लैंड रिफॉर्म फॉल्टी हो गया था क्योंकि बिहार में जो मार्जिनल फार्मर होता है, मार्जिनल फार्मर मतलब कि लेस देन 1 हेक्टेयर जो फार्मर है, 1 हेक्टेयर जो लैंड है जिसके पास उसका मार्जिनल फार्मर होता है, 90% जो है बिहार का जो फार्मर है वो मार्जिनल फार्मर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आता है, उसमें क्या बोलता है, MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, जो कौन रिलीज करता है, नीति आयोग इंडियाज नॉट बेस फॉर फॉलोइंग डायमेंशन। क्योंकि इसका डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम नहीं होता है, इसको आप याद रखते हैं, हेल्थ से याद रखते हैं, HEL, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तो 3 डायमेंशन होता है। और जो ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल जो MPI होता है, जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एक और ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे OPHI से निकाला जाता है, दोनों कंबाइन करके निकालते हैं। तो इसमें जो डायमेंशन तो दोनों में 3 है, बट इसका जो इंडिकेटर है, नीति आयोग का इंडिकेटर जो है वो 12 है और ग्लोबल में कितना है, 10 है। तो ये 12 में एक्स्ट्रा 2 क्या है, एक्स्ट्रा 2 है क्या है, बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट करता है, एक मैटरनल हेल्थ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें 2 एक्स्ट्रा है और इसमें क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल है उसमें 10 है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि RBI के बारे में, इफ इंक्रीज द रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब रेपो रेट का, अब सिंपल समझना है आपको, रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है, लोन जो होगा वो कॉस्टली हो जाएगा।
लॉन्ग जब कॉस्टली होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा फिर क्या होगा, ग्रोथ कम होगा। तो आपको लिखना है लॉन्ग कॉस्टली होगा, तो लॉन्ग कॉस्टली के लिए देखिए यहाँ पे इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि लोन क्या होगा, लिक्विडिटी मतलब कि मनी, मनी इसमें कम हो जाएगा, मार्केट में लोन महंगा होगा, लोग कम, लेंडिंग बिकम अ चीपर फॉर द कमर्शियल, चीपर नहीं होगा, ये भी गलती होगा, डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी एंड कॉस्टलियर लोन, ये आपका सी स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, सी स्टेटमेंट। अब आपके पास जो नेक्स्ट थ्री है वो है आपके पास क्वांट का और रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसमें बोलता है इन एग्जाम स्टूडेंट स्कोर द 24 फॉर द एवरी करेक्ट आंसर्स एंड लॉस 1 मार्क्स फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब कि एग्जाम में बोल रहा है कि 4 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर के लिए मिलता है और एक रॉन्ग मार्क्स के लिए होता है। अटेम्प्ट जो कैंडिडेट है वो 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है और उसको सिक्योर होता है, कितना मार्क्स सिक्योर होता है, 120, 125 मार्क्स सिक्योर करता है। तो वो पूछ रहा है कि कितना क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट किया था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए एक्स मार्क्स, मतलब कि उसने टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन थे वो एक्स मार्क्स था। तो इसको इक्वेशन में आते 4 इंटू एक्स, क्योंकि 4x हो गया इसका, है ना। उसके बाद में 4x तो करेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या हो गया, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 75 माइनस एक्स, जो टोटल था उसमें से हम करेक्ट को माइनस कर देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स मिले तो 75 माइनस एक्स इक्वल टू कितने मार्क्स इसको आए हैं, 25, 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 40 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सॉरी, हाँ, अब ये है कैलेंडर का क्वेश्चन। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे एंड व्हाट डे विल इट बी ऑन द डे आफ्टर द टुमारो, टुमारो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आज का तरीका, आज टुडे लीजिए, ये टुडे हो गया, डे, ये आपके पास यस्टरडे हो गया, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से बिफोर क्या है, संडे हो गया, तो संडे हो गया, तो ये यहाँ पे मंडे हो गया, आज क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। उसके बाद में टुमारो, टुमारो आज देखिए ये आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर, आफ्टर क्या हो गया, थर्सडे हो गया, तो थर्सडे आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, इसका क्या लॉजिक होता है तो आप बता देना, ऐसे आंसर इसका ये होता है, अब कौन सा लॉजिक है अप्लाई वो आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू। अभी जो भी आपने, अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको ये सीरीज़ कैसा लगा आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना कमेंट। थैंक यू सो मच।